नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही से। अगले 45 मिनट में हम आपको आज की कई बड़ी खबरों को विस्तार से दिखाएंगे। खबर यूपी में धर्मांतरण को लेकर लगातार हो रहे खुलासों की है। खबर बिहार में तेजस्वी यादव के एक बयान को लेकर मचे सियासी घमासान को लेकर भी है। खबर आपके हेल्थ से भी जुड़ी हुई है। खबर एक ऐसे हादसे की भी है जिनके सीन फिल्मों में देखकर आप तालियां बजाते वो किसी के मौत का कारण बन गई हैं। लेकिन आज न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे यूपी की उस खबर से जिसमें हर रोज नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा का अब कौन सा काला सच सामने आया है, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 महीने बाद हम अपने घर पे भाग के आ गए थे तो उसने मेरे पापा को मेरे वीडियो दिखाए थे गंदे, और भी लड़कियों के दिखाए थे अपने मोबाइल में उसने। और मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। और उसके बाद मेरे पापा को गुस्सा आ गई। पापा ने लगाकर और उसके सर पे मारा और वो गिर के मर गया। ये जुबानी उस पीड़िता की है जो बलरामपुर में छांगुर बाबा की साजिशों का शिकार बनी थी। चेहरे की उदासी नकाब की वजह से देखी तो नहीं जा सकती, लेकिन शब्दों का दर्द उस उदासी को बखूबी बयां कर रहा है। आंखों में बस एक ही उम्मीद है और वो उम्मीद है न्याय की। और ये उम्मीद तब और बढ़ गई जब सरकार से सुरक्षा की गारंटी मिल गई। कमरे में मुंह पर दुपट्टे बांधी हुई ये लड़की एक एक करके बेधड़क छांगुर बाबा के काले कारनामों का राज उगलती जा रही है। छांगुर बाबा के सिंडिकेट की पोल खोल अभियान में सपा का भी नाम आ रहा है। पीड़िता जिस आरोपी मिराज का जिक्र कर रही है उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से था। अच्छा, और ये कि मिराज के घर वाले क्या करते थे, पिता उसके क्या करते थे? वो समाजवादी पार्टी में थे और वो लोग अभी भी जब हम जाते हैं और ये कोर्ट में, तब वो लोग उनके साथ और भी कई मुसलमान आते हैं और हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब से हम यहाँ पे भी सिंधु परिषद में जब से हमने ये बयान दिया तब से वो लोग ज़्यादा ही धमकी देते हैं हम लोग। फिलहाल पीड़िता के माता पिता मिराज के हत्या के मामले में जेल में हैं, लेकिन पीड़ित लड़की दावा कर रही है कि उसके मां बाप पर फर्जी केस चलाया गया है और अगर मिराज के मोबाइल का डाटा रिकॉर्ड किया गया होता तो कहानी कुछ और ही होती। मेरे भाई को और मेरे मम्मी पापा दोनों को झूठे केस में जेल में भेज दिया गया। अगर उसके मोबाइल का डाटा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी असलियत सब। यूपी में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है और झांगुर बाबा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। झांगुर के जाल में फंसी लड़कियां जब अपनी आप बीती सुना रही हैं तो सुनने वालों की रूह कांप जा रही है। पीड़िता मुजफ्फरनगर को मिनी पाकिस्तान बता रही है। झांगुर बाबा की काली कहानी पीड़िताओं की जुबानी। पहली पीड़िता के मुताबिक, मुझे मारपीट कर बेहोशी की हालत में उतरौला ले जाया गया। झांगुर का गुर्गा फरहान मुझे धोखे से सऊदी अरब ले गया। वहां जाकर पता चला कि ये हिंदू नहीं मुसलमान है। देवबंद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर मिनी पाकिस्तान में इनका रैकेट है। दूसरी पीड़िता के मुताबिक, अबू अमीर अंसारी अपना नाम अमित बताकर मेरे संपर्क में आया। उसने पूरी फैमिली को हिंदू बताकर मुझसे मिलवाया। छांगुर बाबा से मेरी 2019 में मुलाकात चांद औलिया दरगाह पर हुई। वहां सिर्फ महिलाएं थीं और उनका ब्रेन वॉश कराया जा रहा था। पीड़िताओं का कहना है कि गैंग का अभी तो सरगना गिरफ्तार हुआ है, बाकी जो इस गैंग को चला रहे हैं वो तो अभी तक खुले में घूम रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने ऐसी पिछली सरकारों पर गिरोह को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि आरोपियों को सजा मिलकर रहेगी। ये सब पिछली सरकारों के उस संरक्षण दाता होने का फल है। अगर संरक्षण नहीं मिलता तो पिछली सरकारों में बड़े बड़े माफिया चुनाव लड़ते रहे, उनका छांगों का सहयोग करता रहा, मंचोच्चारण करता रहा, सक्रिय भूमिका रही। एजेंसियां उस समय संरक्षण प्राप्त थी, आज हमारी सरकार में सजा दिला रही। अंतर है और निश्चित रूप से सजा मिलेगी। धर्मांतरण के लिए छांगुर बाबा के मैदान में 3000 अनुयायी उतारी थी। इनका गिरोह यूपी से लेकर बंगाल और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैला था। छांगुर बाबा भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था, लेकिन अब छांगुर की सेना पर सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। छांगुर के साथ अब उनकी सेना पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अब छांगुर की सेना पर शिकंजा। छांगुर ने बनाई थी 3000 गुर्गों की सेना। देश भर में धर्मांतरण के लिए जुटे थे गुर्गे। देश के 579 जिलों में थे छांगुर के गुर्गे।
हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की हो रही थी साजिश। गुर्गे हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में नेटवर्क लव जिहाद के लिए युवाओं की फौज तैयार की। यही नहीं, छांगुर बाबा का ISI कनेक्शन भी सामने आया है। नेपाल में बैठकर छांगुर का गिरोह ISI के संपर्क में भी था। इनकी साजिश देश की डेमोग्राफी बिगाड़ने की थी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन फिलहाल 16 जुलाई तक यूपी ATS की कस्टडी में है। एक तरफ पीड़िताएं छांगुर का राज उगल रही हैं, तो दूसरी तरफ ATS खुद छांगुर से उसके राज खुलवाने में लगी है। यही नहीं, ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उस पर शिकंजा कसती जा रही है। यही नहीं, ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उस पर शिकंजा कसती जा रही है। अगली खबर भी धर्मांतरण से ही जुड़ी हुई है और यूपी से ही है। छांगुर बाबा के बाद अब शाहजहांपुर से भी धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू युवती के साथ एक मुस्लिम युवक काफी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर रहा था। यही नहीं, युवती पर जबरन धर्मांतरण का दबाव भी बनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। माथे पर टीका, हाथ में कलावा, कासिफ पठान बना शिव वर्मा। क्या यूपी में मिला एक और छांगुर बाबा? इस सवाल के पीछे का कारण ये चेहरा है। इसका नाम है नावेद उर्फ कासिफ पठान, या फिर सोशल मीडिया के हिसाब से कहें तो शिव वर्मा। यूपी में मानो इन दिनों नाम बदलकर हिंदू धर्म की लड़कियों से दोस्ती करना, फिर नजदीकियां बढ़ाना और इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर धर्मांतरण के लिए मजबूर करना, ये ट्रेंड बन चुका है। ऐसे लव जिहाद के कई मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। अब नया मामला यूपी के शाहजहांपुर से सामने आया है। शाहजहांपुर जिले के इस मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप लगे हैं। कासिफ पठान बना शिव वर्मा। इसके खिलाफ हिंदू युवती ने धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। आरोपी ने हिंदू युवक के नाम से सोशल मीडिया पर ID बनाई थी। इस ID के जरिए उसने पीड़िता से नजदीकी बढ़ाई, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और काफी समय तक ब्लैकमेल करता रहा। जब धर्म परिवर्तन का दबाव बढ़ने लगा तो युवती ने पुलिस से शिकायत की। पीड़िता की शिकायत पर शाहजहांपुर कोतवाली पुलिस हरकत में आई। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने भी कोतवाली का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी युवक समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। थाना कोतवाली में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि विगत 2 वर्षों से युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है एवं उसके परिजनों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। महिला की तहरीर पर सुसंगत अभियोगों में धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब तक की जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि विगत 2 वर्षों से ये दोनों अभियुक्त और ये वादिनी साथ रह रहे थे। मुक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बलरामपुर में अंगूठी देकर हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराने वाले छांगुर बाबा के बाद अब शाहजहांपुर में लव जिहाद के इस सनसनीखेज मामले ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि अब लगातार ऐसे मामलों के खुलासे हो रहे हैं जो लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। नाम से बदलकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ID बनाना, फिर लड़कियों से दोस्ती करना और फिर उनका प्राइवेट वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना, ये कहानी बार बार रिपीट हो रही है। पीड़िता ने बताया कि करीब 2 साल पहले एक युवक ने सोशल मीडिया पर शिव वर्मा नाम से संपर्क किया। युवक ने खुद को हिंदू बताते हुए दोस्ती की और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाई। उसका असली नाम मोहम्मद नावेद उर्फ कासिफ पठान है, जो थाना सदर बाजार के तारीन बहादुरगंज का रहने वाला है, जबकि पीड़िता मूल रूप से लखीमपुर जिले की निवासी है। यही पीड़िता ने बताया कि नावेद हिंदू प्रतीक अपनाता था, माथे पर टीका, हाथ में कलावा और कड़ा पहनता था, ताकि लड़की को कभी शक ही न हो कि वो हिंदू नहीं है। इसके लिए ये शख्स देवी देवताओं की कसम खाकर भरोसा भी जीतता रहा। फिर उसने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और छुपे कैमरे से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नावेद ने पीड़िता को एक किराए का कमरा दिलाया, जहां वो आता और दुष्कर्म करता। करीब 3 महीने पहले पीड़िता को उसकी असलियत पता चली कि वो मुस्लिम है
और कथित रूप से एक संगठित गिरोह का हिस्सा है जो हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता है। एफआईआर में महिला ने दावा किया है कि नावेद के साथ उसके भाई कैफ और दोस्त अकील भी शामिल हैं। ये लोग मिलकर अन्य हिंदू लड़कियों को भी प्रेम जाल में फंसाते, दुष्कर्म करते और फिर वीडियो बनाकर धमकी देते। पीड़िता ने बताया कि जब वो गर्भवती हुई तो नावेद और उसके परिवार ने उस पर कलमा पढ़कर धर्म बदलने का दबाव बनाया। गर्भ गिराने से इनकार करने पर उसके पेट में लात मारी गई, जिससे उसका गर्भपात हो गया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर नावेद समेत 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश और मामले की जांच जारी है। अगली खबर यूपी में अपराधियों पर जारी यूपी पुलिस के एक्शन की है। एसटीएफ की टीम ने सोमवार तड़के एक ऐसे अपराधी को मार गिराया है जो मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा जैसे कुख्यात अपराधी का शार्प शूटर था। इसके कई संगीन मामले दर्ज थे। इसकी पूरी क्राइम कुंडली के साथ देखिए ये रिपोर्ट। ये मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के साथ उस शख्स का वायरल वीडियो है जिसकी पहचान पश्चिमी यूपी में बड़े गैंगस्टर और अपराधी की थी, लेकिन अब इस अपराधी को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। अब अब्बास अंसारी के साथ इसका वायरल वीडियो क्यों दिखाया गया, इसे समझने के लिए आपको अतीत में चलना पड़ेगा। एक वक्त पर यह शख्स मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा के गिरोह का खास शार्प शूटर हुआ करता था। मुख्तार के इशारे पर यह गैंगस्टर पश्चिमी यूपी में गोलियां चलाता था। 1 दर्जन से अधिक संगीन आपराधिक मुकदमे इस गैंगस्टर पर दर्ज थे। इस इनामी कुख्यात गैंगस्टर का नाम है शाहरुख पठान। जमीन पर ये जो असलहे दिख रहे हैं, इन्हीं असलहों से गैंगस्टर शाहरुख पठान ने यूपी एसटीएफ के जवानों पर फायर भी किया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसटीएफ ने शाहरुख पठान को एनकाउंटर में ढेर किया। एसटीएफ को शाहरुख की लोकेशन छपार इलाके में मिली थी। इसके बाद टीम ने घेराबंदी की। इसी दौरान शाहरुख कार से वहां पहुंचा। एसटीएफ ने कार रुकवाई तो शाहरुख ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मेरठ एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में शाहरुख मौके पर ही ढेर हो गया। यह एनकाउंटर सोमवार तड़के 4 बजे छपार थाना क्षेत्र के रोहाना मार्ग पर हुआ। वीडियो में जो खतरनाक हथियार आपको दिखाई दे रहे हैं, पुलिस ने इसे गैंगस्टर शाहरुख पठान के पास से बरामद किया है। ये वही हथियार हैं जिनसे अपराधी प्रोफेशनल किलिंग यानी सुपारी लेकर हत्या करता था। मुख्तार गैंग के साथ ही पश्चिम यूपी में कुख्यात संजीव जीवा गैंग के लिए भी काम करता था। इस पर लूट और हत्या के 12 से ज्यादा मामले दर्ज थे। बीती रात मेरठ एसटीएफ की टीम की छपार रोहना मोड़ रोड पे मुजफ्फरनगर में एक कुख्यात अपराधी शार्प शूटर शाहरुख पठान के साथ में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के दौरान ये अपराधी घायल हुआ, जिसको अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। ये कोई आम अपराधी नहीं था, इतना खतरनाक था कि स्टेशन में पुलिस कस्टडी में हत्या तक कर चुका है। एक वक्त शाहरुख मुख्तार खास शार्प शूटर था। ये पश्चिम यूपी में मुख्तार गैंग के लिए काम करता था। ये इतना खतरनाक था कि कहीं भी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता था। 2015 में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में आसिफ ज़ैदा नाम के युवक की हत्या कर दी थी। इसी मामले में ये जेल भेजा गया तो वहां संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी के संपर्क में आ गया और संजीव जीवा के लिए काम करने लगा। कुछ दिन जेल में रहने के बाद ये सिविल लाइन मुजफ्फरनगर से साल 2016 में फरार हो गया। फरारी के दौरान जीवा के कहने पर हरिद्वार में एक कंबल व्यापारी गोल्डी की हत्या 2017 में करके फरार हो गया। इस फरारी के दौरान आसिफ ज़ैदा मर्डर केस में गवाह आसिफ ज़ैदा के पिता की 2017 में कोतवाली मुजफ्फरनगर में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शाहरुख पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बाद में इसे गिरफ्तार किया गया। गोल्डी मर्डर केस में शाहरुख को संजीव जीवा के साथ उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन कुछ समय पहले ये जमानत पर बाहर आ गया था और रिहा होते ही इसने फिर गवाहों को धमकाना और जान से मारने की कोशिश शुरू कर दी थी। संभल जनपद में इसके खिलाफ हत्या के प्रयास और धमकी का मुकदमा दर्ज हुआ।
जिसमें ये वांछित चल रहा था। तभी से इसकी तलाश यूपी एसटीएफ को थी। एसटीएफ मेरठ की टीम काफी दिन से शाहरुख को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। रविवार को एसटीएफ को इसकी लोकेशन मुजफ्फरनगर में मिली। टीम वहां पहुंच गई। तड़के करीब 4 बजे के आसपास ब्रेजा कार में शाहरुख अकेला आता हुआ नजर आया। टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो कार को भगाने लगा। एसटीएफ ने पहले ही घेराबंदी कर रखी थी। शाहरुख ने फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। कार में फ्रंट से 2 बुलेट लगी। फायरिंग में गोली शाहरुख को भी लगी। पुलिस उसे नजदीकी अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में शाहरुख ने भी एसटीएफ की टीम पर कम से कम 10 राउंड फायर किए थे। हालांकि गनीमत रहे कि किसी पुलिस के जवान को इसमें कोई नुकसान नहीं है। शाहरुख का मारा जाना पश्चिम यूपी में जो अपराधी बचे थे उनकी भी कमर तोड़ देने जैसा है। और यह एनकाउंटर ये भी बताता है कि यूपी में पुलिस के निशाने पर वो कुख्यात अपराधी अब भी हैं जो पिछले कई सालों से दुबक कर शांत बैठे हुए हैं। आपके खाने में कहीं ज्यादा नमक तो नहीं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो कम उम्र में लोगों को हाई बीपी, दिल की बीमारियां, लीवर, किडनी की समस्या हो रही है, उसका एक बड़ा कारण छिपा है आपके खाने की थाली में। आप जो फास्ट फूड खूब स्वाद लेकर खाते हैं वो दरअसल आपका पेट ही नहीं भर रहा बल्कि आपके शरीर को भी बीमारियों से भर रहा है। भारत में नमक की खपत को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। पूरी खबर देखिए। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। कालिया ने सरदार का नमक खाया, फिर गोली भी खाई। नमक खाने की आदत सिर्फ कालिया की ही नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ज्यादा नमक खाने की आदत है। और अब ये आदत एक महामारी बन चुकी है। फिल्म शोले में कालिया सरदार की गोलियां खा रहा था और अब करोड़ों लोग दवा की गोलियां खा रहे हैं। कारण जानते हैं, ज्यादा नमक खाना एक महामारी बन गई है। एक्सपर्ट ने नाम दिया है साइलेंट सॉल्ट एपिडेमिक और इसकी चपेट में देश के करोड़ों लोग हैं। सवाल ये है कि कहीं आप भी उनमें से तो एक नहीं। भारत में अधिकतर लोग तयशुदा सीमा से कितना गुना ज्यादा नमक खाते हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए साइलेंट सॉल्ट एपिडेमिक से कौन कौन सी बीमारियां अब करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं या ले चुकी हैं। ICMR NIE यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादा नमक खाना भारत में महामारी बन चुकी है। साइलेंट सॉल्ट एपिडेमिक से हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक, किडनी की बीमारियां, हड्डियों में कमजोरी, गैस्ट्रिक कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। रिजॉल्व टू सेव लाइफ स्टडी के मुताबिक उच्च सोडियम सेवन से भारत में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा मौत होती है। भोजन में अधिक मात्रा में नमक होना एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। जब हम अपने भोजन में अधिक मात्रा में नमक ले रहे होते हैं तो उससे हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, स्ट्रोक की समस्या हो सकती है, हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। कई बार जब हम लंबे समय तक भोजन में नमक ज़्यादा लेते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि डायबिटीज हो सकता है। दरअसल हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो नमक इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर वो सोडियम और क्लोरीन का मिश्रण होता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नमक के सेवन की जो सीमा तय की है, भारत में उसका उल्लंघन जमकर हो रहा है। साधारण टेबल सॉल्ट में 40% सोडियम और 60% क्लोरीन होता है। 1 किलोग्राम नमक में औसतन 400 ग्राम सोडियम होता है। WHO के मुताबिक हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 2 ग्राम से कम सोडियम खाना चाहिए। WHO के मुताबिक खुद को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन ICMR के मुताबिक भारत में शहरी इलाके में लोग रोजाना औसतन 9.2 ग्राम नमक खा रहे हैं, जबकि भारत के ग्रामीण इलाके में लोग औसतन प्रतिदिन 5.6 ग्राम नमक खाते हैं। जब हम लंबे समय तक अपने भोजन में नमक ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हम साथ ही साथ सोडियम भी ज़्यादा मात्रा में ले रहे होते हैं। इस हाई लेवल ऑफ सोडियम को हमारी बॉडी किडनी के माध्यम से रेगुलेट करती है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये रेगुलेटरी सिस्टम धीरे धीरे खराब होने लगता है,
जिससे कि इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है, जिसके फलस्वरूप उक्त रक्तचाप हो सकता है, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, किडनी की समस्या हो सकती है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या भारत में ज्यादा नमक खाने की आदत शुरुआत से ही है? मतलब क्या ये आदत पुश्त दर पुश्त चलती है? तो इसका जवाब है नहीं। पिछले करीब 3 से 4 दशक में जैसे जैसे भारत में वर्क से लेकर फूड तक का कल्चर बदला है, नमक खाने की आदत भी बदली है। इसको एक चार्ट के जरिए समझिए। पारंपरिक भोजन, घर का बना खाना, सीमित प्रोसेसिंग, अचार, पापड़, नमकीन जैसे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए नमक का उपयोग। अनुमान के मुताबिक इस दौरान भारत में प्रति व्यक्ति नमक की खपत 3 ग्राम प्रतिदिन के करीब थी। साल 1980 से 2000 का दौर, रेडीमेड और पैकेज्ड फूड जैसे नमकीन, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, सॉस का उपयोग बढ़ा। रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड संस्कृति फैलने लगी। अधिक स्वाद के लिए अधिक नमक का प्रयोग शुरू। 2000 के बाद का दौर, शहरीकरण, वर्किंग कल्चर और रेडी टू ईट फूड का ट्रेंड तेजी से बढ़ा। FSSAI और ICMR के अनुसार भारत में औसतन नमक की खपत 10 ग्राम दिन तक पहुंच गई। ICMR NI की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों में शहरी क्षेत्रों की खपत सबसे अधिक पाई गई। भारत में नमक की मात्रा को लेकर सरकार और वैज्ञानिक दोनों युद्ध स्तर पर जुटे हैं ताकि नमक की खपत कम हो और भारतीयों को स्वास्थ्य की दिक्कतें कम हो। NIE ने ICMR की मदद से पंजाब और तेलंगाना में 3 साल का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट के जरिए लोगों को नमक कम खाने के लिए सही जानकारी और सलाह दी जाएगी। प्रोजेक्ट का लक्ष्य लोगों में हेल्दी खाने की आदतें बढ़ाना है। प्रोजेक्ट के जरिए ज्यादा नमक खाने से होने वाली बीमारियों की रोकथाम है। कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम में लो सोडियम सॉल्ट का प्रचलन बढ़ाने पर जोर है। प्रोजेक्ट पंजाब और तेलंगाना में चल रहा है और जल्द ही पूरे देश में चलाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या करें? बिल्कुल नमक छोड़ देना या एकदम से कम कर देने के भी अलग नुकसान हैं। ऐसे में वैज्ञानिक लो सोडियम सॉल्ट के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। आप समझिए ये क्या होता है। लो सोडियम सॉल्ट में नमक की कुछ मात्रा को पोटेशियम या मैग्नीशियम जैसे मिनरल से बदला जाता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम की सीमित मात्रा दिल के लिए सेहतमंद मानी जाती है। लो सोडियम सॉल्ट ब्लड प्रेशर को लगभग 7/4 mmHg तक कम करने में मदद करता है। लो सोडियम सॉल्ट हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए फायदेमंद माना जाता है। लो सोडियम नमक जो है वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है उन लोगों के लिए जो अपने आहार में सोडियम की मात्रा को कम करना चाहते हैं। इसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है जो सोडियम के स्थान पे काम करता है। बात करें सेंधा नमक की तो यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला नमक है, जिसमें कई तरह की खूबियां होती हैं। इसमें कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लाभदायी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी सोडियम की मात्रा अच्छे अमाउंट में होती है। तो यदि हम सेंधा नमक का प्रयोग भी बहुत लंबे समय तक अच्छी मात्रा में करें तो इससे भी वही सारी समस्याएं होंगी जो आम नमक से होती हैं, जैसे कि उक्त रक्तचाप हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी की समस्या हो सकती है। आजकल लोग टूथपेस्ट भी नमक देखकर ले रहे हैं। वहीं अगर बात करें बच्चों के फास्ट फूड की, 2 मिनट में बनने वाले इस फास्ट फूड में नमक की मात्रा हमेशा अधिक ही रहती है। वहीं अगर आयुर्वेद की बात करें तो वो साफ साफ लिखा हुआ है कि अति जो है वो वर्जित है। किसी चीज़ की अति जो है हमेशा नुकसानदायक होती है। वहीं नमक का एक मानक बनाया गया है कि 1 चम्मच से ज़्यादा नमक पूरे दिन में लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। न्यूज 360 में अब खबर बिहार की तरफ रुक कर लेते हैं। बिहार मौसम की मार तो झेल ही रहा है, लेकिन वहां का सियासी मौसम भी फिलहाल ठीक ठाक नहीं है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर तकरार के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे फिर सियासत में शुचिता के मानकों पर बहस छिड़ गई है। उधर वोटर लिस्ट रिवीजन में नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कि कहां से खबर आई, सूत्र बताते हैं, हम वो सूत्र को समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना,
ये वो है। ये शब्द उस नेता का है जिसका ख्वाब राजनेता बनने का है। ये वही नेता हैं जो बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन नेताजी मौका मिलता ही नहीं कि तुरंत उसी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए चौका जड़ देते हैं। इनके बयानों में इनके अरमानों की झलक साफ दिख रही है। अब पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल राजद नेता तेजस्वी यादव का ये बयान मीडिया के सवाल पर आया। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले SIR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन का काम तेजी से जारी है। इस बीच कई मीडिया चैनलों ने चुनाव आयोग के सूत्र के हवाले से कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। सूत्रों के हवाले से खबर चलाई गई कि बिहार में चुनाव सूत्रों की खबर पर तनाव। बिहार में SIR को लेकर अब तक 80% काम पूरा हो गया है। SIR को लेकर बिहार में कई वाले खुलासे भी किए गए। बिहार में वोटर लिस्ट में विदेशी नागरिकों के नाम होने की खबर सामने आई। बताया गया कि वोटर लिस्ट में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिकों के नाम हैं। बिहार में जब वोटर लिस्ट को लेकर ऐसे दावे किए गए तो विपक्ष की बेचैनी बढ़ने लगी। SIR के दौरान जब बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिकों के नाम का दावा किया गया तो बिहार में सियासत गर्मा गई। मीडिया ने जब तेजस्वी से सवाल किया तो वो बौखलाहट में मीडिया पर ही बिफर पड़े। नेपाल की बात की जाए, तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा से ये कंप्लेन है, वो लोग आके फंसे हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। हम उस सूत्र को समझते हैं। फ्रेश जो होता है ना, ये वो है। बिहार में वोटर लिस्ट में सर्वे पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस ने सुर में सुर मिलाया तो साथ ही बिहार में चुनावी एंट्री मारने वाली AIMIM ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने में पीछे नहीं हट रही है। 22 बरस पहले वाले में कभी आपने सुना था कि कुछ दिक्कत हुई, परेशानी हुई? अटल जी की सरकार थी, 2003 की मैं बात कर रहा हूँ। 22 बरस बाद क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों आप पर शंका हो रही है, कार्यशैली पे शंका हो रही है? बिल्कुल, जो आज चुनाव सामने है और उसमें इस तरीके की चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी का निर्णय है। जो भी काम अगर करना है तो उसको पहले से तैयारी करके करते और पूरी ताकत के साथ उसको उस तरीके से काम करते। मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी में निर्णय लिया हुआ है, जिससे एक अव्यवस्था फैल रही है और लोग काफी चिंतित हैं, परेशान हैं। जब आपको राइट नहीं, आप कैसे करेंगे काम? राइट है होम मिनिस्ट्री को, राइट है वो SP बॉर्डर को, फिर उसके बाद MHA के 3 ऑफिसर साइन करना पड़ता, फिर उसके बाद जाता है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को। आपको राइट ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप ये? यही तो हमारा बुनियादी क्वेश्चन है। हालांकि इस पूरे मसले में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी के बयान को खारिज कर दिया है। वहीं पप्पू यादव जो कुछ दिन पहले SIR पर हुए बिहार बंद में शामिल तो हुए थे, लेकिन उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली थी। मीडिया कर्मियों के सामने और किसी के भी मनुष्य के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो घर पे 2-3 उनके लोग हैं, वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। उससे बाहर का अगर कोई प्रश्न आएगा आउट ऑफ सिलेबस तो वो ऐसा ही कचरा करेंगे। यह प्रेस का अपमान है इस देश में। भाई सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है, सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित ST/SC को लेकर के और EBC को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा बिहार में किए जा रहे सर्वे पर पूरा बिहार एक सुर में चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन बीजेपी और NDA में उसके सहयोगी दल न सिर्फ चुनाव आयोग के फैसले को जायज ठहरा रहे हैं, बल्कि विपक्ष की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार के मतदाता सूची में अगर कोई बांग्लादेशी है, अगर कोई म्यांमार से है या कोई पाकिस्तान से है,
और वो मतदाता नहीं है, अगर सूची में है, तो ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग पर है और गहन पुनरीक्षण में चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को निकाल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है और इसमें आजकल राजनीतिक पार्टियों को बड़ा विरोध है। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि ये जो हमारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विशेष करके हैं या राष्ट्रीय पार्टियां जो बिहार में सक्रिय होना चाहती हैं, इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी? देखिए, मेरा इसमें विश्वास है और इलेक्शन कमीशन जो भी अभी कार्रवाई कर रही है, हम समझते हैं कि कोई गलत नहीं है। क्या बिहार के चुनाव में बिहारी वोट करेगा या बाहरी वोट करेगा, उस पर तो तेजस्वी जी जवाब देने को तैयार नहीं। एसआईआर का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे नहीं लगाया, उल्टा कहा कि ये संवैधानिक भी है, कानूनी भी है। तो जिनकी पीएचडी, देखिए 9th पास हो ना हो, जिनकी पीएचडी फेक वोटर में है, जिनकी पीएचडी बूथ लूटिंग में है, बूथ कैप्चरिंग में है, आज उनको रोहिंग्या, बांग्लादेशी और विदेश से आए हुए वोटर क्यों चाहिए? बताया जा रहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर जब चुनाव आयोग के अधिकारी मतदाताओं के घर घर पहुंचे तो उन्हें काफी बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले। चुनाव आयोग को इन विदेशी लोगों के पास से कई तरह के प्रमाण पत्र मिले, जिसमें फर्जी आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड शामिल है। चुनाव आयोग सितंबर 2025 में आखिरी मतदाता सूची जारी करने वाला है। और न्यूज 360 में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पूरा विश्लेषण देखिए सिर्फ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 से 7 संतोष चौधरी के साथ। हर खबर के पीछे छिपी होती हैं कई खबरें। समाज के आकार से जनता के सरोकार तक हर खबर न्यूज 360 पर। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। आप देख रहे हैं न्यूज 360। अगली खबर विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा से है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ के लिए चीन दौरे पर हैं, जहां सोमवार को उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की और जिस भरोसे की दीवार 4 साल पहले टूट चुकी थी, उसे एक बार फिर खड़ा करने की बात कही। विदेश मंत्री का ये दौरा रणनीतिक और कूटनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। and will meet today in Turkey as neighboring nations during months and open exchange of views and perspectives between India and China is very important. I look forward to such discussions during this. गलवान की वो खूनी झड़प जिसने दोनों देशों के बीच भरोसे की दीवार को चकनाचूर कर दिया था। 4 साल पहले गलवान की बर्फीली घाटियों में जब भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे, तब केवल गोलियों से सैनिक ही नहीं, विश्वास भी घायल हुआ था। गलवान की घाटी में जो खून बहा था, उसने सिर्फ सैनिकों को ही नहीं बल्कि रिश्तों की नींव को भी झकझोर दिया था। वर्षों की कूटनीतिक मेहनत एक झटके में बिखर गई थी। उस एक रात में भारत चीन संबंधों में ऐसी दरार पैदा कर दी जिसने वर्षों की कूटनीति को सवालों के घेरे में ला दिया था। लेकिन 5 साल बाद सोमवार को चीन की धरती पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। विदेश मंत्री का ये दौरा केवल कूटनीतिक शिष्टाचार ही नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। 5 साल में विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये पहली चीन यात्रा है। ये यात्रा
ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश तनाव को कम करने और संबंधों में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2020 में गलवान घाटी में हुई घातक झड़पों के बाद खराब हो गए थे। जयशंकर 2 देशों सिंगापुर और चीन की यात्रा पर हैं। एस जयशंकर अपनी यात्रा के सिंगापुर चरण को पूरा करने के बाद बीजिंग पहुंचे हैं। जयशंकर मंगलवार को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब न भरोसा पूरी तरह से लौटा है और न ही सीमा पूरी तरह से शांत है, लेकिन बातचीत के दरवाजे खुले हैं और ये महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं, ये रणनीतिक संकेत भी है। बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाथ भी मिलाया, तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन सबसे अहम थी वो बातचीत जो दोनों देशों के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत और चीन के रिश्ते अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं कहे जा सकते। We have marked, Excellency, the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is also widely appreciated in India. Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। इस मुलाकात से सिर्फ भारत और चीन ही नहीं बल्कि पूरे SCO शंघाई सहयोग संगठन की दिशा तय होगी। SCO यानी एक ऐसा मंच जहां एशिया की स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति संतुलन का भविष्य लिखा जा सकता है। अब एक नजर SCO के बारे में भी जान लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। SCO का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। ये संगठन आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति बनाता है। We have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation. जयशंकर ने इस दौरे से साफ कर दिया है कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं बल्कि स्मार्ट स्टेट है जो न तो दबाव में झुकेगा और न ही समाज से पीछे हटेगा। ये नया भारत है जो पीछे हटने वाला नहीं है और पड़ोसी चाहे कोई भी हो, संबंध सम्मान पर आधारित होंगे। एस जयशंकर के दौरे से पहले पिछले महीने ही चीन के किंगडाओ में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे। इस दौरान राजनाथ ने SCO के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई आतंकी घटना का जिक्र हुआ था। चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक। राजनाथ सिंह ने बैठक में कहा, कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं। वे आतंकवादियों को पनाह देते हैं, फिर इसे इनकार करते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें समझना होगा कि अब आतंकवाद के एपिसेंटर सेफ नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच चीन ने पाकिस्तान को सैन्य समर्थन दिया। हालांकि सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों में तनाव कम जरूर हुआ है, लेकिन अब भी इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत चीन के संबंधों में जहां कभी सहयोग की संभावना थी, अब वहां सावधानी और दूरी का माहौल है। दोनों देश अभी भी बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते पहले जैसे नहीं रह गए।
फिलहाल एस जयशंकर का ये दौरा भारत और चीन के संबंधों को क्या मोड़ देता है, ये देखने वाली बात होगी। और न्यूज़ 360 में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। न्यूज़ 360 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 25 जून को गए भारत के शुभांशु शुक्ला कल तक वापस धरती पर उनके लौटने की संभावना है और इसको लेकर आज हमारी डीडीयूपी की टीम ने उनके माता पिता से बातचीत की। आपको भी सुनवाते हैं। हमारे साथ शुभांशु के परिजन मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ सोच रहे हैं और इस घड़ी का, इस पल का किस कदर इंतजार कर रहे हैं। आज शुभांशु लौट रहे हैं अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को तो बड़ी खुशी है कि मेरा बेटा जो है मिशन पूरा करके वापस हो रहा। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है और मिशन भी उसका अच्छी तरह सक्सेस रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि बेटा मिशन पूरा करके धरती पर वापस आ रहा है। हम तो बस वेट कर रहे हैं कि कल किसी तरह लैंडिंग हो उनकी और सक्सेसफुल वो वापस आ जाएं। बस हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। बहुत बड़ी बात है। पीएम प्रधानमंत्री जी का भी हम धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने बच्चे को हमारे आशीर्वाद दिया और अच्छे से कहा कि तुम्हारे तो नाम में ही शुभ छिपा हुआ है, तो शुभ शुभ तो होना ही होना है। सब ये शब्द उन्होंने कहे उसके लिए तो सुन के बहुत अच्छा लगा। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि शुभांशु के नाम में ही शुभ है, तो हर मिशन शुभ ही होगा। बस पूरे देश और दुनिया को इंतजार है जब शुभांशु लौट कर आएंगे। कैमरामैन विवेक के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और न्यूज़ 360 में एक बार फिर से रुकेंगे ब्रेक के लिए। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पूरा विश्लेषण देखिए सिर्फ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में सोमवार से शुक्रवार शाम 6 से 7 संतोष चौधरी के साथ। हर खबर के पीछे छिपी होती हैं कई खबरें। समाज के आकार से जनता के सरोकार तक हर खबर न्यूज़ 360 पर। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। अगली खबर तमिलनाडु से है जहां एक फिल्म की शूटिंग के समय स्टंटमैन राजू का निधन हो गया और ये निधन तब हुआ जब राजू एक स्टंट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल इस स्टंट का भयावह वीडियो आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है बल्कि फिल्म का सीन हो सकता था क्योंकि ये एक फिल्म की शूटिंग के दौरान का सीन है।
फिल्मों में जो आप हीरो को एक्शन में देखते हैं, असल में उस एक्शन के पीछे वो चेहरे छिपे होते हैं जिनके किरदार छिप जाते हैं, लेकिन असल में खतरा सबसे ज्यादा यही झेलते हैं। फिल्मों में ऐसी गाड़ी उड़ते देखना या ऊंचाई से नीचे गिरना, ऐसे कई सीन होते हैं जिन्हें देखकर दर्शक खूब तालियां पीटते हैं, पर इस एक सीन के पीछे कई लोगों की जान को खतरा रहता है, खासकर स्टंट करने वाले आर्टिस्ट की। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल ये वीडियो साउथ इंडस्ट्री से सामने आया है, जहां डायरेक्टर पा रंजीत और एक्टर आर्या की आने वाली फिल्म के सेट पर बड़ा हादसा हो गया। कार स्टंट करते हुए फेमस स्टंट आर्टिस्ट राजू मोहन राज की जान चली गई, जिसका ये आखिरी और खौफनाक। और न्यूज़ 360 में एक बार फिर से रुकेंगे ब्रेक के लिए। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। और न्यूज़ 360 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।